नमस्कार। हम आज अध्ययन करेंगे कक्षा 11 के लिए जो पाठ्य पुस्तक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का पहला अध्याय है भूगोल एक विषय के रूप में। तो शुरू करते हैं भूगोल एक विषय के रूप में अध्याय का। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि भूगोल एक विषय के रूप में किस प्रकार से अपनी पहचान बनाए हुए हैं। भूगोल का क्या अर्थ है, क्या परिचय है भूगोल का। तो सबसे पहले हम बता दें बच्चों को कि भूगोल विविधताओं को समझने और समय व स्थान के संदर्भ में एक ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है जो अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार का ज्ञान हमें प्रदान करता है। और जो भूगोल शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों को मिलाकर हुई है। जैसे जियो शब्द है, इसका अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफोस शब्द है, इसका अर्थ होता है वर्णन करना। तो इसका मिला-जुला रूप होता है पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का वर्णन। तो भूगोल शब्द का मूल अर्थ हो गया पृथ्वी का वर्णन करना। ये ग्रीक भाषा अर्थात यूनानी भाषा का शब्द है। और सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने। सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था इरेटोस्थनीज ने, जो एक यूनानी भूगोलवेत्ता थे, यूनानी विद्वान था। और इसका जन्म 276 ईसा पूर्व हुआ था और मृत्यु 194 ईसा पूर्व हुई थी। जो भूगोल है पृथ्वी को सामान्यतया मानव के आवास के रूप में देखता है, और जिस कारण विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करके पृथ्वी के वर्णन के रूप में परिभाषित करते हैं। इसका यही कारण है कि पृथ्वी पर पृथ्वी को हमेशा मानव के आवास के रूप में देखा गया है कि जो भी भूगोलवेत्ता है पृथ्वी को किसके रूप में देखते हैं, मानव के आवास के रूप में देखते हैं। और जो भूगोल है एक वैज्ञानिक विषय है जो समय और स्थान के संदर्भ में धरातलीय विभिन्नताओं का अध्ययन करता है, और ये विभिन्नताएं भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों में सर्वत्र देखने को मिलती है। तो भूगोल की प्रकृति है ये अंतर्विषयक विषय है, यानी भूगोल का संबंध कई विषयों से होता है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के कई विषयों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जो भूगोल का विभाजन है मुख्य रूप से 2 भागों में किया गया है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। जो भौतिक भूगोल है इसकी सभी शाखाएं प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित है। जैसे भौतिक भूगोल हो गई, भूमि की हो गई, मौसम विज्ञान हो गया, जल विज्ञान हो गया, मृदा विज्ञान हो गई। तो इन सभी से भूगोल का संबंध है। और इसी प्रकार भू आकृति विज्ञान हुआ, जलवायु विज्ञान हुआ, सामुद्रिक विज्ञान हुआ, मृदा भूगोल हुआ। और इस तरह से प्राकृतिक विज्ञान का विज्ञान से भी इसका निकट का संबंध है भूगोल का। तो इस प्रकार से भूगोल और भूगोल का संबंध कई दूसरे विषयों से संबंधित रहता है, यानी दूसरे विषयों से कई प्रकार की जानकारियां लेकर भूगोल उनका अध्ययन करता है, खोजबीन करता है। और जो भूगोल के उपागम है ये अध्ययन की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं, विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम। जो विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम है इसका प्रतिपादन जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने किया था। और जो प्रादेशिक उपागम है इसका विकास किया था जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर ने। क्रमबद्ध उपागम या विषय वस्तुगत उपागम के अंतर्गत एक तथ्य का संपूर्ण विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत विश्व को विभिन्न पद अनुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभाजित करके एक विशेष प्रदेश के सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अब है भूगोल की शाखाएं। भूगोल की शाखाओं को जो क्रमबद्ध उपागम या विषय वस्तुगत उपागम है इसके आधार पर 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो जो भौतिक भूगोल है इसके अंतर्गत अभी बताया कि कई प्रकार के विषयों से संबंधित है। और इसी प्रकार प्रादेशिक उपागम है इसके अंतर्गत प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन और प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण और प्रादेशिक योजनाओं आदि को सम्मिलित किया जाता है। अब है भौतिक भूगोल का महत्व। भौतिक भूगोल के अंतर्गत भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल आदि का अध्ययन किया जाता है। और वर्तमान में जो संसाधनों का बढ़ता हुआ उपयोग है इसके कारण संपूर्ण विश्व में पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। अतः सतत विकास के लिए भौतिक पर्यावरण की जानकारी होना भी अति जरूरी है, क्योंकि जो भौतिक भूगोल है इसका बढ़ता हुआ महत्व इस चीज़ की ओर ये दर्शाता है कि वर्तमान में भौतिक पर्यावरण की जानकारी होना अति आवश्यक है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत अगर हम अध्ययन करते हैं तो भौतिक पर्यावरण का ज्ञान हमें होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये एक छोटा सा परिचय था भूगोल का कि भूगोल विषय के अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे अध्ययन बिंदु भूगोल एक विषय के रूप में
अध्याय 1 का आपने माध्यमिक स्तर तक भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के घटक के रूप में किया है। आप विश्व एवं इसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से परिचित है। अतः आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे, तब पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं और उनकी अंतर प्रक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें जो भूगोल शब्द है, इसका हमने अर्थ पहले से ही बता दिया आपको कि भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा के जियो और ग्राफ शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। और इसमें एक शब्द आया है वातावरण। वातावरण का मतलब होता है जो हमारे चारों ओर की बाहरी दिशाओं का जो योग होता है, संपूर्ण योग होता है, उसके अंदर एक जीव अथवा समुदाय रहता है या फिर कोई वस्तु उपस्थित रहती है। तो इस परिस्थिति को क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। वातावरण के दो भाग होते हैं, भौतिक वातावरण और जैव वातावरण। यहाँ आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। हम धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन हमारे प्रिय स्थान का मतलब होता है जो आसपास का वातावरण या परिस्थिति होती है, उसको प्रिय स्थान कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि मानव जिस परिवेश में रहता है उसे उसका प्रिय स्थान कहते हैं। हमारा जीवन हमारे प्रिय स्थान से अनेक रूपों में प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं, यानी अपने जीवन निर्वाह के लिए हम अपने आसपास जितने भी संसाधन मौजूद रहते हैं उनका हम उपभोग करते हैं। संसाधन का मतलब होता है जो लिए हम अपने जीवन निर्वाह के लिए जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो हमारे लिए उपयोगी चीज़ें होती है, वो सभी हमारे लिए क्या है? एक प्रकार से संसाधन है। या फिर इसका अर्थ ये भी हो सकता है, जैसे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, तो प्रकृति से प्राप्त विभिन्न पदार्थ या तत्व जिसका कोई मानव उपभोग करता है अपने जीवन निर्वाह के लिए, या अपने जीवन में जो उपभोग करता है मानव प्रकृति से प्राप्त होने वाली चीज़ों के माध्यम से, तो वो प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में गिनी जाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, मिट्टी है, जल है, खनिज है, वायु है, वनस्पति है, आदि सभी क्या है? प्रकृति के द्वारा प्रदत्त उपहार है हमारे लिए, यानी प्राकृतिक संसाधन है। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं एवं खाद्य पौधों पर आश्रित था। समय बीतने के साथ हमने तकनीकों का विकास किया, तब प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपने आहार उत्पादन प्रारंभ किए, और हमने अपने भोजन की आदतों और वस्त्र को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। यानी सर्दी, गर्मी, बरसात जैसा मौसम आता है, हम भोजन और वस्त्र आदि को उन मौसमी दशाओं के अनुरूप बदलते रहते हैं। कहते है कि प्राकृतिक संसाधन आधार तकनीकी विकास भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन एवं उसका परिष्करण, सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। इसमें यह शब्द आया है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है एक जीव का संरचनात्मक या व्यवहारिक परिवर्तन होना। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। आप विविध प्रकार की भूमि एवं लोगों से परिचित है, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते होंगे। भूगोल आपको विविधता समझने तथा समय और स्थान के संदर्भ में ऐसी विविधताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। इससे आप में मानचित्र में परिवर्तित गोलक यानी ग्लोब को समझने तथा धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी यथा भौगोलिक सूचना तंत्र, GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, संगणक मानचित्र कला, कंप्यूटर कार्टोग्राफी के रूप में ज्ञान प्राप्त एवं कुशलता आपको राष्ट्र स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस करती है। अब यहाँ पर दो तीन शब्द ऐसे आए हैं जिनका अर्थ जानना जरूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे मानचित्र। मानचित्र होता है जो धरातल के किसी भी क्षेत्र का हम किसी निश्चित मापने के आधार पर जो रेखा चित्र खींचते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। और ग्लोब होता है पृथ्वी का छोटा रूप, गोलक, यानी पृथ्वी की एक छोटी प्रतिकृति, पृथ्वी का लघु रूप, एक वास्तविक प्रतिरूप जिस पर पृथ्वी का चित्र बना हो, वो क्या कहलाता है? ग्लोब कहलाता है। दूसरा है इसमें भौगोलिक सूचना तंत्र, GIS। तो इसका अर्थ होता है जो यथार्थ विश्व से संबंधित स्थानिक आंकड़ों का संग्रहण होता है या भंडारण होता है, या इच्छा अनुसार पुनः प्राप्ति करना उन आंकड़ों की, या फिर उनका रूपांतरण करना या प्रदर्शन करने की जो एक सशक्त युक्ति होती है, और ये युक्ति होती है कंप्यूटर आधारित। तो इस सभी चीज़ों को क्या कहते हैं? भौगोलिक सूचना तंत्र कहा जाता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। संगणक मानचित्र कला।
संगणक मानचित्र कला होती है कंप्यूटर पर आधारित मानचित्रों के निर्माण की कला। यानी कंप्यूटर के माध्यम से जो मानचित्रों का निर्माण किया जाता है, उसको संगणक मानचित्र कला कहा जाता है, कंप्यूटर कार्टोलॉजी कहा जाता है। अब आप अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे कि भूगोल क्या है? आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास है। पृथ्वी क्या है? हमारा आवास है। ये पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे-बड़े प्राणियों का भी आवास है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है। पृथ्वी पर कई प्रकार के उच्चाउच पाए जाते हैं। उच्चाउच का मतलब पृथ्वी का जो धरातल है उसकी बनावट, इसके भौतिक स्वरूप में भिन्नता होती है। भौतिक स्वरूप में भिन्नता होती है। जैसे भौतिक स्वरूप क्या है इसका? पृथ्वी का भौतिक स्वरूप हो गए पृथ्वी के, जैसे पर्वत है, पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ, ये घाटियाँ हैं, मैदान है, पठार है, समुद्र है, झील है, रेगिस्तान, वन और उजाड़ क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं इनका स्वरूप धरातल पर अलग-अलग प्रकार का पाया जाता है। यहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है। जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सर्जित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेलों, पतनों, बाजारों और मानव जनित अन्य तत्वों के रूप में विद्यमान है। अब इसमें एक दो चीज़ें आई है, जैसे रेगिस्तान, ये एक मृतप्राय स्थान होता है जहाँ पर जलवायु संबंधी प्रतिकूलता के कारण वन की उपजाऊपन क्षमता नगण्य होती है और ऐसे क्षेत्र प्राय रेतीली बालू मृदा की प्रधानता को दर्शाते हैं। दूसरा इसमें एक शब्द पत्न, ये है समुद्र तटीय भागों में मिलने वाला ऐसा स्थान जहाँ जलयान आकर रुकते हैं, बड़े-बड़े जहाज आकर रुकते हैं पानी के, और सामान और व्यक्तियों का उतार-चढ़ाव होता है ऐसे स्थानों से, तो ये स्थान कहलाते हैं पत्नी या बंदरगाह। उक्त भिन्नता में भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत निहित होता है। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाजों ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया है। अब आप पहले पूछे गए प्रश्न भूगोल क्या है का उत्तर देने का सक्षम प्रयास कर सकते हैं। अत्यंत सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। भूगोल पृथ्वी का वर्णन है और सर्वप्रथम भूगोल का प्रयोग इरेटोस्थेनीज, जो एक ग्रीक विद्वान है, और इसका समय था 276 से 194 ईसा पूर्व। तो सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया इरेटोस्थेनीज ने, जो एक ग्रीक विद्वान था, और इसका समय था 276 से 194 ईसा पूर्व। ये शब्द ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा का शब्द था और इसके दो मूल शब्दों जियो और ग्राफोस से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन। तो दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। आप इस तथ्य से परिचित ही है कि यथार्थता बहुआयामी होती है तथा पृथ्वी भी बहुआयामी है। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा अन्य सह विज्ञान जैसे सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, नर विज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा इनके बारे में बता दें कि जैसे प्राकृतिक विज्ञान है, ये एक नेचुरल साइंस के रूप में है। तो इसका अर्थ क्या है, क्या इसके अंदर अध्ययन किया जाता है? जैसे मानव अपने आदिकाल से अपने चारों ओर घटित प्राकृतिक दृश्यों और प्राकृतिक घटनाओं को देखता है। तो इसके अंदर किन-किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं हम? जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश में बिजली चमकना, कड़कना, समुद्र में ज्वार भाटा आना, वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देना आदि, इन चीज़ों का हम प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और इन समस्त घटनाओं को जानने के लिए प्रारंभ से ही मनुष्य क्या करता रहा है, इनके बारे में अपनी इनकी खोज और अपनी बुद्धि और तर्कपूर्ण अनुमान से ही नहीं बल्कि प्रयोगों द्वारा भी इनके बारे में जानने का प्रयास करता रहा है। और इस प्रकार से इस प्रकार की जो अध्ययन होता है, मानव ने इन चीज़ों का निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक घटना किसी प्राकृतिक नियम के अनुसार होती है, नेचुरल तरीके से होती है, और इन्हीं नियमों और सुव्यवस्थित जानकारी को किस नाम से जाना जाता है? प्राकृतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। दूसरा शब्द आया इसके अंतर्गत समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान के अंदर जल मंडल से संबंधित सभी दशाओं का तार्किक रूप से अध्ययन किया जाता है, और इस जल मंडल से संबंधित जितना भी अध्ययन करते हैं उसको किसमें गिना जाता है? समुद्र विज्ञान के अंतर्गत उसको शामिल किया गया है। और मौसम विज्ञान के अंतर्गत एक लघु अवधि के संदर्भ में तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायु संचरण,
से संबंधित दशाओं का अध्ययन करना अ, मौसम विज्ञान कहलाता है एक तरीके से। और जो भौमिकी है, भूमिकी शब्द है, तो भूमिकी जियोलॉजी ये एक तरह का विज्ञान है जो भौतिक भूगोल से संबंधित अध्ययनों को आधार प्रदान करता है। और इसके अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति, उसकी संरचना, संगठन, सेलों के रूप में वर्तमान और उसके ऐतिहासिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत उन प्रक्रमों का भी अध्ययन किया जाता है जो सेलों की मूल अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। इसी प्रकार नर विज्ञान, नर विज्ञान का मतलब होता है जो मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके विकास का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान है, वो नर विज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार से कई सारे इसमें दूसरे विषय हैं जिसका मिला जुला रूप ही क्या है, भूगोल है। यानी भूगोल सभी विषयों से संबंधित एक मुख्य विषय है जिसके अंतर्गत इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल अन्य विषयों से विषय वस्तु तथा विधि तंत्र से भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों से इसका निकट का संबंध है। भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों से सूचना आधार प्राप्त कर उसका संश्लेषण करता है। हमें पृथ्वी पर भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है। अनेक तत्वों में समानता तथा कई में असमानता पाई जाती है। अतएव भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक होता है। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं के कारण होते हैं। जैसे फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है, किंतु यहाँ ये जो भिन्नता है एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की व्यसनता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से संबंधित होती है। इस प्रकार जो भूगोल होता है उसकी दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने में होती है। यानी भूगोल दो या दो से अधिक या एक से अधिक जो तत्व होते हैं उन तत्वों के मध्य में जो कार्य कारण होता है उसका संबंध ज्ञात करना होता है। एक भूगोलवेत्ता तथ्यों की व्याख्या कार्य कारण संबंधों के ढांचे में ही करता है, क्योंकि यह केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होता, अपितु तथ्य के पूर्वानुमान एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता भी रखता है। भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य स्थितिक नहीं अपितु गत्यात्मक होते हैं। वे सतत परिवर्तनशील पृथ्वी तथा अथक या निरंतर सक्रिय मानव के बीच आबद्ध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। आदि मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता था, अब ऐसा नहीं है। यानी आदि मानव समाज जीवित रहता था किस पर, अपने आसपास के पर्यावरण पर, जिसमें मुख्य रूप से उस मानव के आसपास का जो पर्यावरण था उसके अंतर्गत जो पेड़ पौधे थे, उन पेड़ पौधों की पत्तियां, उनके फल, और उस वातावरण के अंदर, पर्यावरण के अंदर जो जीव जंतु थे उनको मारकर उनका मांस खाकर आदिम मानव समाज जीवित रहता था। लेकिन अब वर्तमान समय में ऐसा नहीं है, क्योंकि भूगोल इस प्रकार प्रकृति तथा मानव के समग्र रूप में अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। और जो वर्तमान युग है इसमें कई विकास ऐसे हो गए जिसके कारण अब मनुष्य को इन चीज़ों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। प्रकृति मानव जीवन की विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, अनुकूलन अथवा अपरिवर्तन, मॉडिफिकेशन के माध्यम से किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है। वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है। यानी वर्तमान समाज को अब अपने आसपास के वातावरण पर या पर्यावरण पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। उनको जीवन निर्वाह के लिए कई सारे ऐसे उनके पास ऑप्शन है जिनके आधार पर वो अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। इसमें एक दो चीज़ें आई है, जैसे आप परिवर्तन अथवा संशोधन करना, इसमें रूपांतरण और परिष्करण, इसे रूपांतरण और परिष्करण भी कर सकते हैं। उसने तकनीकी की खोज एवं प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट परिवेश अर्थात प्राकृतिक वातावरण को अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्यक्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन कर लिया है। और तकनीकी के क्रमशः विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को भी ढीला करने में सक्षम हो गया है। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम कर श्रम क्षमता को बढ़ाया और अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर दिया। उससे उत्पादन के पैमाने एवं श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई। जैसे एक
भौतिक वातावरण और मानव के बीच में जो क्रियाएं होती है, अन्योन्य क्रियाएं होती है, उसको एक कवि के माध्यम से किस प्रकार से व्यक्त किया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है कि मानव और ईश्वर के बीच की जो वार्तालाप है, उसको कवि ने अपनी पंक्तियों में किस प्रकार से पिरोया है। देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये पहले शब्द हैं वो ईश्वर के माने कवि ने, और दूसरे शब्द है वो मनुष्य के माने गए। तो आपने मिट्टी का सर्जन किया, मैंने कप का निर्माण किया, यानी ईश्वर ने मिट्टी का सर्जन किया और मानव ने उससे कप का निर्माण किया। ईश्वर ने रात्रि का सर्जन किया, मनुष्य ने दीपक बनाया। ईश्वर ने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग एवं रस्तों का सर्जन किया और मनुष्य ने फूलों की क्यारियां, बाग बगीचे बनाए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ। उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी और प्रकृति के संयोग से नई संभावनाओं का सर्जन किया। इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। भूगोल इसी अंतर प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। परिवहन एवं संचार के साधनों के जाल तथा पदानुक्रमिक केंद्रों के माध्यम से समाकलित और संगठित हो गए हैं। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल इसी क्षेत्रीय समाकलन एवं संगठन का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर जो शब्द आया है समाकलन, इसका अर्थ होता है एकीकरण। समाकलन करना, एकीकरण करना। भूगोल प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों का एकीकरण कर समान रूप में उनका अध्ययन करता है। अब है अध्ययन एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। अभी 3 प्रश्न कौन कौन से हैं? यह है क्या, कहाँ और क्यों। भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में 3 प्रश्न करता है हमसे। कौन कौन से प्रश्न है ये? क्या, कहाँ और क्यों। कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं, जो क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं। इसी प्रकार कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं, जो कहाँ प्रश्न से संबंध होते हैं। सब मिलाकर उक्त दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण और स्थितियों को ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों से कौन से तत्व कहाँ है से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती है। और औपनिवेशिक काल से ही ये उपागम बहुत प्रचलित रहा है। इन 2 प्रश्नों में तीसरे प्रश्न के जुड़ने तक भूगोल वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका। और ये तीसरा प्रश्न है क्यों। ये तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों या तथ्यों के मध्य कार्यकारण संबंध से जुड़ा हुआ है। भूगोल का ये प्रश्न पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है। एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोड क्षेत्र से संबंधित होता है। क्रोड क्षेत्र होता है जो पृथ्वी के बीच का क्षेत्र होता है तथा स्थानिक विशेषताओं एवं गुणों का विवेचन करता है। ये क्षेत्र में तथ्यों के वितरण, स्थिति एवं केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उनका स्पष्टीकरण भी देता है। और मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक अंतर प्रक्रिया से उपजे तथ्यों के बीच साहचर्य एवं अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। अब है भूगोल एक समाकलन इंटीग्रेटिंग विषय के रूप में। भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है और इतिहासकालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। इसके उपागम की प्रकृति समग्रात्मक होती है। ये इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। आज वर्तमान विश्व में एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है, जो परिवहन की बेहतर साधनों तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई है। श्रव्य दृश्य माध्यमों अर्थात ऑडियो विजुअल मीडिया और सूचना तकनीकी ने आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया है। यहाँ पर ये शब्द आए हैं, जैसे परिवहन शब्द होता है वस्तुओं या मानव के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर किसी माध्यम से पहुंचने की प्रक्रिया होती है, वो परिवहन कहलाती है। इसी प्रकार जो संचार होता है ऑडियो वीडियो विजुअल है, ये संचार की श्रेणी में आते हैं। और संचार का मतलब होता है भावों, तथ्यों या संदेशों को, विचारों को एक दूसरे के पास पहुंचाना या उनका आदान प्रदान करना। तो ये श्रव्य और दृश्य माध्यम है, ये इसी श्रेणी में आते हैं। संचार के माध्यम माने जाते हैं इनको। तो इनके माध्यम से भाव, तथ्य, संदेश, विचार, उनका आदान प्रदान होता है। तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक और सामाजिक प्राचल पैरामीटर के निरीक्षण एवं परीक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से अंतरापृष्ठ इंटरफेस संबंध है। प्राकृतिक या सामाजिक विज्ञान, सभी विज्ञान का एक मूल उद्देश्य होता है और वो होता है यथार्थता को ज्ञात करना। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य होता है, वो होता है यथार्थता को ज्ञात करना, वास्तविकता को ज्ञात करना। भूगोल यथार्थता से जुड़ी तथ्यों के साहचर्य को बोधगम्य बनाता है। भूगोल वास्तविकता से जुड़ी तथ्यों के साहचर्य को बोधगम्य बनाता है, हमें बताता है। हमारे साथ जो यथार्थता होती है, भूगोल पृथ्वी की यथार्थता से जुड़ी तथ्य होते हैं, उनको हमारे साथ साझा करता है भूगोल विषय। जैसे
रेखा चित्र 1.1 भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध दर्शाता है। रेखा चित्र 1.1, तो रेखा चित्र 1.1 को देखते हैं हम चल के कि भूगोल का कौन-कौन से क्षेत्रों से संबंध है या कौन-कौन से विषयों से भूगोल का संबंध है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो भूगोल का संबंध है दूसरे विषयों से, उनमें समुद्र विज्ञान है जिसके अंतर्गत जल विज्ञान का हम अध्ययन करते हैं। मृदा भूगोल है, उसमें मृदा विज्ञान का अध्ययन करते हैं हम, यानी मृदा विज्ञान में मृदा भूगोल का अध्ययन करते हैं। जल विज्ञान में समुद्र विज्ञान का अध्ययन करते हैं हम, और वैसे वनस्पति विज्ञान में पादप भूगोल का, प्राणी विज्ञान प्राणी भूगोल, पारिस्थितिक विज्ञान मानव भूगोल, और पर्यावरण विज्ञान पर्यावरण भूगोल, मानव शास्त्र में सांस्कृतिक भूगोल, दर्शन शास्त्र में भौगोलिक चिंतन, समाज शास्त्र में सामाजिक भूगोल, इतिहास में ऐतिहासिक भूगोल, राजनीति शास्त्र में राजनीतिक भूगोल, जनसांख्यिकी में जनसंख्या भूगोल, अर्थशास्त्र में आर्थिक भूगोल, आर्थिक सांख्यिकी में भूगोल में परिमाणात्मक प्रविधि, और गणित एवं खगोलिकी में गणित तथा खगोलीय भूगोल, भूविज्ञान में भूआकृतिक विज्ञान, और मौसम विज्ञान में जलवायु विज्ञान। तो इस प्रकार से इतने सारे जो दूसरे विषय हैं उनका अध्ययन भूगोल के क्षेत्र में स्थित है, यानी भूगोल के क्षेत्र के रूप में इन सभी विषयों का अध्ययन जुड़ा हुआ है, इनका आपसी संबंध है भूगोल से। वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हैं, क्योंकि उनके कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थता को समग्रता से समझने में सहायक होता है। अतः भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है, अपितु उन्हें समग्रता में समाकलित करता है। भूगोल को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है, जिससे कि ये उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सकें। ये संश्लेषण कुछ उदाहरणों की सहायता से सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। जैसे भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी स्वयं विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावशाली कारक है। क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना है। परंपरागत युद्ध में बड़े आकार के जो देश हैं उन्होंने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया। कई देश ऐसे थे जिन्होंने समय का सदुपयोग करते हुए अधिक से अधिक अपने उपनिवेश बनाए उस जमाने में, यानी उन लोगों के लिए स्थान से ज़्यादा महत्व किसका था? समय का महत्व था। जैसे ग्रेट ब्रिटेन को ले लीजिए, तो ग्रेट ब्रिटेन देश था अंग्रेजों का, उसने समय का लाभ लेते हुए कई देशों को अपना उपनिवेश बनाया और उन देशों से काफ़ी लाभ प्राप्त किया। नए विश्व के देशों की चारों तरफ विस्तृत समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच उन्हें उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता रहा है। यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन करें तो उनमें से प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है। भारत में हिमालय एक महान अवरोधक के रूप में देश की रक्षा करता रहा है, परंतु उसमें विद्यमान दर्रे मध्य एशिया के आक्रमणकर्ताओं एवं प्रवर्जकों को मार्ग की सुविधा देते रहे हैं। अब जो हिमालय पर्वत है एक ये महान अवरोधक के रूप में है और देश की रक्षा भी करता है उत्तरी दिशा में भारत के। लेकिन इस हिमालय पर्वत में जो दर्रे हैं, ये दर्रे का मतलब होता है जो पर्वतीय भागों में मिलने वाला निम्न क्षेत्र होता है, और उस क्षेत्र के माध्यम से जो आवागमन होता है वो क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये हिमालय पर्वत है, इस तरह से इसमें जो निम्न भाग है, ये बीच का जो निम्न भाग है, ये भाग है जो ये आवागमन के लिए एक तरह से रास्ता है ये, तो इसमें से लोग एक तरफ से दूसरी तरफ आ जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं इसके माध्यम से, तो ये दर्रे कहलाते हैं। समुद्री किनारे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहित करते रहे हैं। नौ संचालन नेविगेशन तकनीकी ने यूरोपीय देशों को भारत सहित कई एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों पर उपनिवेशीकरण करने में सहायता की है। नौ संचालन जो तकनीक होती है, इसका मतलब है जहाजरानी, नौ यात्रा या जल यात्रा, विमान संचालन संबंधी तकनीक, इसको नौ संचालन कहा जाता है। तो इस तकनीकी के माध्यम से कई यूरोपीय देशों ने भारत सहित कई एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों पर शासन किया है, उनको अपना उपनिवेश बनाया है, क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिली, आने जाने का रास्ता मिला। गम्यता का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की सुविधा, और इस गम्यता का जो गणना है वो तय की गई है दूरी या यात्रा की खर्च या फिर लिए गए समय के संदर्भ में। भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व की विभिन्न भागों में इतिहास की धारा के अपरिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित तो होता रहता है तथा समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या की जा सकती है। भूआकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय, सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थाओं द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ए स्थान से ब स्थान से 1500 किलोमीटर दूर है,
जिसमें विकल्प के रूप में ये भी कहा जा सकता है कि यह स्थान वैसे 2 घंटा दूर है। यदि हम हवाई जहाज़ से यात्रा करें, और 17 घंटा दूर है यदि हम तीव्रगामी रेल से यात्रा करें। तो ये विकल्प के रूप में हम इसको मान सकते हैं। इसी कारण समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समा समाकल भाग माना जाता है। कृपया 3 अन्य आयामों का उल्लेख कीजिए। रेखाचित्र विभिन्न प्राकृतिक, सामाजिक विज्ञानों से भूगोल का संबंध प्रचुर रूप से चित्रित है। ये संबंध 2 खंडों में रखा जा सकता है। तो आज के लिए यहीं तक वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन किया या इसका भूगोलिक विषय के रूप में, और भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान। यहाँ से हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।